अस्सलामुअलैकुम। मालकन बाजार जाती तो मेरे लिए भी 20-20 हजार वाले कपड़े ले आती। मैं भाग भाग कर मालकन की सारी जिम्मेदारी अदा करता। एक रोज मालकन ने 1.5 लाख के कपड़े ला कर दिए। लाइट बुझाकर कहने लगी, आज तेरी नत उतरवाई है, चल। मेरे तो होश उड़ गए। मैं एक लड़का था मगर उस रात मालकन, वैसे तो मेरी मालकन एक एक पाई का हिसाब लेती थी, लेकिन न जाने क्यों आज मुंह पर बड़ी मेहरबान थी। शाम को ही वो मुझे बाजार ले गई, मुझे बड़ी महंगी दुकान पर लेकर गई। वहां जाते ही मुझे अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, क्योंकि मैं एक मुलाजिम था और वहां आने वाले नौजवान तो कोई सेठ के बच्चे लग रहे थे। उनके ठाट बाट देखकर मेरे अंदर एहसास कमतरी जाग उठी थी। फिर मैं ये भी सोच सोच कर परेशान था कि आखिर मेरी मालकन मुझे इतनी बड़ी दुकान पर लेकर क्यों आई है। मैंने तो सारी जिंदगी उतरन पहन कर ही गुजारी थी। ये अच्छे और बेहतरीन कपड़े निकालो। और दुकानदार ने पहले तो मुझे सर से पांव तक देखा। मैंने मैले सुरमई रंग की शलवार कमीज पहन रखी थी, जिस पर जगह जगह मिट्टी और सालन के दाग लगे हुए थे। जाहिर है मेरा काम ही ऐसा था। मालकन के घर में छोटे मोटे काम करता था और मालिक का काम भी मेरे ही सर पर था, इसीलिए मेरे कपड़े मिट्टी से भर जाते। कभी कभी मालकन मुझसे किचन का भी काम करवा रही थी। जब मैं बर्तन धोता तो बर्तन पर लगी चिकनाई मेरे कपड़ों पर भी लग जाती। कुछ हम गरीबों की आदत होती है कि हाथ गंदे हो तो अपनी कमीज से ही पहुँच लेते हैं। हमें अमीरों वाले नखरे कहाँ करने आते हैं। हाथ गंदे हो तो टिश्यू से साफ करना चाहिए। मैं तो पसीना भी अपनी आस्तीनों से पहुँच लेता था। मालकन मुझे जिस बड़ी बुटीक पर लेकर गई थी उसके चारों जाने शीशे ही शीशे लगे हुए थे। उस दिन उस दुकानदार ने जब मुझे सर से पैर तक अच्छी तरह से देखा तो फिर मालकन से पूछने लगा कि मैडम, आप इस बच्चे की बात कर रही हैं ना। दुकानदार को भी शायद मेरी तरह यकीन नहीं आया था। मालकन कहने लगी, हाँ हाँ, इस लड़के के लिए ही अच्छे कपड़े निकालो। समझ नहीं आ रहा था कि मेरी मालकन मुझ पर ये एहसान क्यों कर रही है, क्योंकि मालकन का मिजाज ऐसा तो हरगिज़ ना था। वो तो बड़ी सख्त मिजाज औरत थी। मुलाजमों को तो ज़रख़रीफ गुलाम समझती थी। मैंने उसे मुलाजमों के साथ मारपीट करते भी देखा था। एक बार मुलाजमा लड़की के हाथ से उसकी डिनर की प्लेट क्या टूट गई। उसने खींच कर 2-4 थप्पड़ उसकी गाल पर रसीद कर दिए। बेचारी के दोनों रुखसार पर मैडम की 5 उंगलियां छप गई थी। मैं एक जगह खड़ा कांप गया था, लेकिन मजाल है कि इस मुलाजमा लड़की ने उफ भी किया हो। आंसू टप टप उसकी आंखों से बह रहे थे, लेकिन जबान बिल्कुल खामोश थी। मालिकन कहने लगी कि पूरे डिनर सेट को तुमने खराब करके रख दिया है। यह मैं दुबई से लाई थी, जानती हो ये कितना महंगा था। इसके पैसे क्या तुम्हारा बाप भरेगा। फिर मैडम ने उस लड़की के बाल पकड़कर खींचने लगी और कहने लगी, कमी देख, तेरी तनख्वाह से मैं कितने पैसे काटती हूँ। मेरे पैसों को क्या हराम का माल समझ रखा है तुम लोगों ने। मुलाजमा लड़की को मार पड़ रही थी और दिल मेरा कांप रहा था। उसके बाद तो मैंने और भी एहतियात शुरू कर दी थी। अल्लाह का शुक्र है कि जैसे 1 साल में मुझसे कोई बर्तन नहीं टूटा था, ना ही मैडम की कोई चीज़ खराब हुई थी। वैसे तो मैडम बड़ी सख्त मिजाज थी, लेकिन इसके साथ साथ कुछ मशकूक किस्म की भी थी। मैं वहीं क्वार्टर में ही रहता था और मैडम के घर में 6-7 मुलाजिम थे, जिनमें खवातीन और बच्चियां भी शामिल थी। और मेरी उम्र 17 साल थी और इस मुलाजमा बच्ची की उम्र 15 साल, जिसे मैडम ने प्लेट टूटने पर बेतहाशा मारा था। एक बार मैं बर्तन धो रहा था कि मुझे ऐसा लगा जैसे किचन से बाहर बने क्वार्टर से सिसकियों की आवाज़ें आ रही हैं। ये सुनकर मैंने बर्तन वहीं छोड़कर क्वार्टर की तरफ आ गया, लेकिन क्वार्टर सब खुले हुए थे क्योंकि तमाम मुलाजमीन इस वक्त घर में काम कर रहे थे। मुझे लगा जैसे इन सिसकियों की आवाज़ें इस घर की पिछली जानिब से आ रही हैं, लेकिन वहाँ पर मैडम ने हमें जाने से सख्ती से मना किया था। मालकन कहती थी कि कोई भी मुलाजिम पीछे की जानिब नहीं जाएगा। पहले तो मुझे कभी ऐसा तजस्सुस नहीं हुआ था, लेकिन इन सिसकियों की आवाज़ों पर मेरे कान खड़े हो गए थे। लेकिन मेरा दिल भी खौफज़दा था कि कहीं मुझे कोई पीछे जाते हुए देख ही न ले। मैं एक एक कदम आगे बढ़ा रहा था, लेकिन मेरा दिल यूं ही था जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया। मालकन का खौफ ये बहुत था। जैसे जैसे मैं पीछे की जानिब बढ़ रहा था, सिसकियों की आवाज़ें मुझे और भी ज़्यादा तेज़ सुनाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लड़की रो रही है। मैं बेहद परेशान होकर रह गया था। मैं अभी पीछे की जानिब बनी गली में मुड़ने ही वाला था कि जब मुझे एक धारदार आवाज़ सुनाई दी। मुझे लगा मेरे जिस्म से जान ही खींच रही हो। वो चौकीदार की आवाज़ थी। कहने लगा, तुम पीछे क्यों जाता है। मैडम ने सख्ती से मना किया है। वो एक पठान था। मैंने पलट कर देखा और कहा कि नहीं खान साहब, मैं पीछे नहीं जा रहा, वो तो मेरी चप्पल नहीं मिल रही। मुझे लगा किसी ने शरारत से इधर उधर न फेंकती हो। मैं किचन में काम कर रहा था और मेरी मालकन का ये ऑर्डर था कि घर के अंदर कोई भी चप्पल पहनकर काम नहीं करेगा। आज मैं किचन से सीधा पीछे की जानिब आ गया था, इसीलिए मेरा ये बहाना चौकीदार के सामने चल गया।
कहने लगा, जाओ जाओ, यहाँ तुम्हारी कोई चप्पल नहीं है। दोबारा अगर तुम यहाँ नजर आया तो मैं मालकन को बता दूंगा, फिर तुम्हारी खैर नहीं। वो अपने मूंछों पर ताव देता हुआ अपने हाथ में मौजूद राइफल पर मजबूती दिखाते हुए बोला था। उसका अंदाज और लहजा सुनकर तो जैसे मेरी जान ही निकल गई थी। मैं फौरन झुरझुरी लेकर रह गया और मुस्कुराकर बोला, क्या खान साहब, आप देना बिला वजह ही मुझ पर शक कर रहे हैं। वो खान साहब तब तक वहां खड़े रहे जब तक मैं अपना जूता ढूंढने का बहाना करता रहा। आसपास पौधों और क्यारियों में देखा मगर मुझे मेरा जूता कहीं न मिला। तो मैं बहाने से वहां से हट गया और वापस अंदर चला आया। मुझे कभी भी शक ना होता अगर मैं खान साहब को मुझे टोकते हुए ना देखता। यकीनन घर की पिछली जानिब कुछ तो ऐसा था जिसकी वजह से खान साहब मुझे घर के पीछे जाने नहीं दे रहे थे। मेरा तजस्सुस रोज बरोज बढ़ता चला जा रहा था। उस रोज मालकन के कुछ दोस्त आए थे जिनमें खवातीन और मर्द सभी शामिल थे। इतने महंगे महंगे भड़कीले कपड़ों खवातीन ने पहने थे कि एक पल तो मेरी आंखें चुंदिया कर रह गई। ये तो अमीर लोगों के चौंचले थे जो लाखों रुपए सिर्फ अपने वजूद पर नींद उड़ियां कपड़े पहनने के लिए लगा दिया करते थे। जबकि एक मेरी अम्मा थी जो एक कपड़ों का जोड़ा धोती थी तो दूसरा पहन देती थी। सर पर फटी हुई चादर किए घूमती रहती थी, मगर कभी उसने फरमाइश न की कि मुझे नया सूट दिलवा दो। हम बहन भाइयों के तो वो थोड़े बहुत नाज नखरे उठा लेती, मगर खुद के लिए कभी कुछ ना मांगा। खैर उस रोज मैं घर की साफ सफाई में मशगूल था कि जब बर्तन धोते धोते मुझे काफी रात हो गई। मालकन अपने दोस्तों के साथ घर से बाहर निकल गई। मैंने शुक्र का सांस लिया था कि चलो अच्छा है ये लोग जल्द ही जा रहे हैं। मेरे भी बर्तन थोड़े से रह गए तो सोचा कि चलो ये बर्तन धोकर फौरन सोने के लिए चला जाऊंगा। आज मैंने काफी ज्यादा काम किया था इसीलिए थकावट महसूस हो रही थी। मैंने भी बर्तन धोकर बाहर अपनी कमीज के कोने से हाथ साफ ही किए थे कि मुझे एक सन्नाटेदार थप्पड़ की आवाज आई। थप्पड़ इतना शदीद था कि उसके साथ मुझे एक नस्वानी चीखों की भी आवाज आई। ऐसे लग रहा था जैसे ये थप्पड़ किसी लड़की को पड़ा हो। मैं हैरत से हर तरफ देखने लगा। उस वक्त तो घर में कोई भी ना था। मालकन तो अभी तक अपनी सहेलियों के साथ बाहर गई वापस नहीं आई थी और बाकी मुलाजिम तो कब के अपने अपने क्वार्टर्स में जाकर सो चुके थे। मैं हाथ पूछता हुआ घर से बाहर आया और फिर न चाहते हुए भी मेरा ध्यान घर के पिछले हिस्से में मौजूद गैलरी की तरफ गया, जहाँ पर जाने को किसी को भी इजाजत नहीं थी। मैं दबे कदमों से जब उस गैलरी के करीब पहुंचा तो मुझे वहां से चिल्लाने की आवाज आई थी, जैसे कोई लड़की सिसक कर रो रही और गिड़गिड़ा कर कुछ कहना चाहती हूँ, मगर मुझे इतनी दूर से कुछ भी साफ समझ नहीं आ रही थी। दिल जहाँ के आगे जाकर देखूं कि आखिर वहां पर ये क्या हो रहा है। ये रोने की आवाज तो बिल्कुल भी शनासा ना थी। यहाँ पे काम करने वाले मुलाजिमों की आवाज को मैं पहचानता था, मगर ये आवाज बिल्कुल अनजानी थी। आखिर कौन था जो रो रहा था? तभी मुझे कदमों की आहट की आवाज आई तो मैं फौरन वहां से हटाया और चुप कर देखने लगा। मेरी हैरत की तो इंतहा न रही थी। मेरी मालकन और उसके दोस्त गैलरी की उस तरफ से निकलकर सामने आ रहे थे। आखिर ये सब घर के पिछली जानिब करने के गए थे। ये देख कर तो जैसे नए सोच में पड़ चुका था कि आखिर वो सभी लोग वहां पर क्या कर रहे थे। इसके बाद दोबारा मुझे किसी भी लड़की की आवाज वहां से ना आई। सोचा कि हो सकता है कि मेरा वहम हो, इसीलिए मैंने उस तरफ सोचना तर्क कर दिया। अगले उस मालकन 2-3 दिन के लिए घर से चली गई। उनका कहना था कि वो दुबई जा रही, 2-3 दिन तक वापस आ जाएंगी। यूँ सारा घर हम नौकरों के ही सुपुर्द था, मगर जाने से पहले मालकन ने चौकीदार को सख्त तंबीह की थी कि किसी को भी गैलरी की तरफ जाने न दिया जाए। वो हर वक्त गैलरी वाली जगह पर ही नजर रखे हुए बैठा रहता था। मैं चाहकर भी उस जानिब न जा सका। 3 दिन गुजरे तो मालकन वापस घर आई। इस बार जब वो आई तो उनके साथ एक लड़की थी जिसकी उम्र 17 या 18 साल थी। वो खामोशी के साथ चलती हुई मालकन के साथ उनके कमरे में जाने लगी। वो इंतहाई खूबसूरत लड़की थी। मैं उसको एक नज़र देखकर जैसे पलकें झपकना ही भूल गया था, मगर इसके बावजूद कुछ न बोला। वो डरी सहमी लग रही थी और आंखें भी सूजी हुई थी, जैसे भी तहाशा रोई हो। मालकन कहने लगी, जल्दी से मेरे कमरे में जूस भिजवाओ, ये हमारे खास मेहमान आए। मैंने फौरन ताज़ा फलों का जूस बनाया, फिर मालकन के कमरे में देने चला आया। मगर तभी कमरे से आती हुई आवाज़ें मुझे एक बार फिर सोचने पर मजबूर कर चुकी थी। आखिर वो लड़की क्यों रो रही थी? मेरा कदम किया हर दरवाजे पर सुनकर मालकन फौरन उससे झड़क कर चुप करवाने लगी। मैं जूस कमरे में रखकर वापस पलटा तो एक बार फिर रोने की आवाज़ें बाहर तक आने लगी। कुछ ही देर बाद मालकन उस लड़की को लेकर अपने घर से बाहर निकल गई। मैंने सोचा था कि घर से बाहर जाएंगी, मगर पहली बार जब मैंने मालकन पर नजर रखी तो ये पता चला कि उस लड़की को लेकर घर के पिछले हिस्से में चली गई हैं। तभी मुझे दूसरी मुलाजमा ने आवाज़ दी तो पलट कर उधर चला गया। कुछ ही देर के बाद मुझे चौकीदार के चिल्लाने की आवाज़ आई। वो पकड़ो पकड़ो कह रहा था। मैं भी दौड़कर बाहर सेहन में आ गया तो जो मंजर देखा वो देखकर मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मालकन हाँफती हुई वहां पर खड़ी थी।
उसके बाल बिखरे हुए थे। वो चौकीदार को कह रही थी कि पकड़ कर लाओ उस लड़की को, मैं इसे ऐसे अपने हाथों से जाने नहीं दे सकती। मगर वो लड़की तो न जाने कहाँ गायब हो चुकी थी। चौकीदार हर तरफ ढूंढ आया मगर कहीं ना नजर आई। मालकन तो सर पकड़ कर बैठ चुकी थी। हमारे पूछने पर कहने लगी वो लड़की अपने घर से भागी हुई थी। मैं उसके वालिदैन को बुलाने लगी तो यहाँ से भी भाग निकली। ये सुनकर तो मुझे वाकई इस लड़की पर हैरत हुई थी कि इतनी कम उम्र में आखिर वो इतना बड़ा कदम कैसे उठा सकती है। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि मालकन को मोबाइल पर फ़ोन आने लगे। वो बार बार फ़ोन कट करती रही, मगर जब उनके लैंडलाइन नंबर पर भी बार बार कॉल आने लगी और मोबाइल भी बजने लगा तो उन्होंने मोबाइल कान से लगाया। फिर बात करती करती अपने कमरे में चली गई। पहली दफ़ा मैंने मालकन को जर्द चेहरे के साथ देखा था। आज से पहले वो मुझे कभी भी इतनी परेशान नजर नहीं आई थी। वो अपने कमरे में न जाने किससे बातें कर रही थी। कुछ देर बाद कमरे से बाहर निकली और मुझे एक नज़र देखने लगी। कहने लगी कि आओ मेरे साथ बाहर चलो, थोड़ी शॉपिंग कराते हैं, तुम्हें भी कुछ नया दिलवा दूंगी। मालकन की बात सुनकर मैं हैरत में डूब गया था। मेरे मैले कुचैले कपड़े और हुलिया देखने के बावजूद मालकन मुझे अपने साथ अपनी बड़ी सी गाड़ी में बिठाकर एक बुटीक में ले गई। मैं हैरत से हर चीज़ को देख रहा था। मेरा हुलिया देखकर तो दुकानदार भी हैरान था कि मालकन अपने साथ किसे उठा कर ले आई है। मगर मालकन ने मेरे लिए अच्छे जोड़े लिए। उसने मुझे खूब शॉपिंग करवाई थी और फिर एक खूबसूरत जोड़ा मेरे लिए पसंद किया। मालकन वो जोड़ा मेरे साथ लगा कर देख रही थी, जबकि मैं झटका खाकर पीछे हुआ क्योंकि ये सूट तो लड़कियों का था जो कि मेरी ही नाप का था। मैं मालकन को हैरत से देखने लगा तो वो मुस्कुराई और कहने लगी कि फिक्र ना करो, ये सूट तुम्हारे बहुत काम आने वाला है। मैं यकतिक मैडम को देखता रहा। उन्होंने मुकम्मल शॉपिंग करने के बाद वापस घर जाने का फैसला किया। मैं घर आया तो मालकन ने फ़ौरन मुझे अपने कमरे में आने को कहा। मैं शशुफंज में मुब्तला था कि आखिर मालकन करने क्या वाली है। मैं गहरी सांस फारिश करके मालकन के पीछे पीछे उनके कमरे में चला आया तो वो मुझे अपने पास बैठा कर कहने लगी कि आज तुम्हारी नथ उतरवाई की रस्म है। इतना सुनना था कि मेरे सर पर पहाड़ टूट पड़ा। मैं हैरत से मालकन का चेहरा देखने लगा तो तभी मालकन ने अपने दराज से 5-5 हज़ार के नोटों की एक गड्डी निकाल कर मेरे सामने बेड पर उछाली। कहने लगी अगर तुम इस मुश्किल वक्त में मेरा साथ दोगे तो बदले में तुम्हारे लिए भी आसानियां पैदा कर दूंगी। बस आज रात की ही तो बात है। अगर वो लड़की मुझे ऐन मौके पर धोखा ना देती तो आज मेरा इतना नुकसान ना होता। मैंने ग्राहकों से एडवांस पेमेंट भी ले ली है और अपने ऐन मौके पर मना नहीं कर सकती। मुझे मालकन के अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे कि आखिर वो क्या कहना चाहती है। मैं मालकन के मुंह की तरफ देखने लगा तो मालकन बोली जो मैं कहती जा रही हूँ वही करो, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। तो जितने पैसे कहोगे मैं देने को तैयार हूँ। इतना कहने के बाद मालकन ने मुझे बाजू से दबोचा और फिर उस गैलरी की जानिब ले जाने लगी। मेरी तो हैरत का कोई ठिकाना नहीं रहा था। हम जब उस गैलरी से होते हुए वहाँ मौजूद एक कमरे में पहुंचे तो मेरी जान ही निकल गई। वहाँ पर तो 3 लड़कियाँ बेहोशी की हालत में मौजूद थी और एक दूसरे पर गिरी पड़ी थी। मालकन मुझे कमरे में ले गई और फिर वो सुर्ख जोड़ा पहनने को कहा। कहने लगी कि ये जोड़ा पहनकर तुम बैठ जाओ। मैं इनकार करना चाहता था मगर मालकन के आगे मजबूर था। रोते हुए मैंने वो लड़कियों के कपड़े पहन लिए और बिस्तर पर बैठ गया। मालकन कहने लगी कि मेरा तो यही बिजनेस है। मैं अमीर लोगों को मुंह मांगे दामों पर लड़कियां देती हूँ, हर बदले में लाखों रुपए कमाती हूँ। आज भी एक लड़की बड़ी मुश्किल से काबू आई थी मगर वो भाग गई थी। अब तुम ही मेरी इज्जत रख लेना वरना मुझे बहुत नुकसान होगा। मालकन मेरा कांधा जोर से भींच कर कहती हुई वहां से जाने लगी। जब ही मारे खौफ के मेरा तो दिमाग काम करना ही बंद हो चुका था। मैंने गहरी सांस लेकर आसपास देखा और फिर सोचने लगा कि आखिर यहाँ से कैसे निकली। ये मालकन तो बड़ी ही खतरनाक थी। मैं तो सोच भी नहीं सकता था कि ये मालकन ऐसी है। अगले ही पल मैंने फौरन वो जोड़ा उतारा और कमरे की खिड़की खोलकर गैलरी में छलांग लगा दी। वहां पर कोई भी ना था, अलबत्ता गैलरी की शुरुआत में चौकीदार खड़ा था जो कि शायद मालकन के साथ मिला हुआ था। मैंने दीवार फलांग कर बाहर जाने की ठानी। हम गरीब लोग थे पर ऐसे दरख्तों पर चढ़ाई करना और बगैर सीढ़ी के छतों पर चढ़ जाने में खूब महारत हासिल थी। मैंने फौरन दीवार को फलांग कर बाहर छलांग लगा दी। जब तक चौकीदार को पता चला बहुत देर हो चुकी थी। मैं भागता हुआ सीधा पुलिस स्टेशन चला आया और जो कुछ देखा और सुना था सब कुछ पुलिस वालों को बता दिया। वो घर आए और अपनी आंखों से सब कुछ देखकर मालकन और उसके साथियों को गिरफ्तार कर लिया, जबकि मैं उसी रोज वापस अपने गांव चला आया। कितने रोज तक तो मेरी तबीयत ही खराब रही थी। मेरी वजह से कई मासूम लड़कियों की इज्जत बच गई, जबकि मालकन, चौकीदार और उसके बाकी साथी कैफर किरदार तक पहुंच चुके थे। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो। मज़ीद इस तरह वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।